हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 मार्च 2022 को DSSB DOE का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी शिफ्ट में DOE के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी मैथ्स को डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो हम लोग का जो है वो 30 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है एक ट्रपीजियम के आकार के खेत का क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब है जो आकार है वो समलंब चतुर्भुज का है और आगे कह रहा है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। समांतर भुजाओं में से एक 16 मीटर है, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई यानी कि h। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है 400 और 1/2 ऐसे ही रहेगा। समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं में से एक हम लोगों को 16 मीटर दी है, दूसरी पता नहीं है तो दूसरी हम लोगों ने मान ली x मीटर है जो कि निकालनी है। अब बीच की दूरी या फिर ऊंचाई एक ही बात होती है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहें या ऊंचाई कहें, वो हम लोगों को 20 मीटर दी है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 40 बराबर 16 प्लस x, तो x बराबर 40 माइनस 16, तो x बराबर आ जाएगा 24 मीटर, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरी जो समांतर भुजा की लंबाई है वो 24 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो आकार का क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल दिया था जिसका आकार समलंब का था। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 दी थी, उसको हम लोगों ने 20 रख दिया। समांतर भुजाओं में से एक 16 मीटर दी थी, दूसरी पता नहीं थी, दूसरी निकालनी थी, तो हम लोगों ने x मान ली। तो समांतर भुजाओं का योग 16 प्लस x हो गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। तो यहां पर हम लोगों को एक इक्वेशन दी गई है 76 प्लस, हमने बताया था सबसे पहले ब्रैकेट्स में छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं और अगर बॉड मास को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर 3 और 5 की गुणा हो जाएगी 15, प्लस 11 और 7 की गुणा हो जाएगी 77, माइनस 4 बराबर अंडर रूट, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का हम लोग x मान लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं 76 प्लस, इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 18 माइनस, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 15 और 77 को। 15 और 77 को जोड़ने के बाद आएगा ये 7 5 12, 7 और 1 8 1 9 माइनस 4 बराबर रूट x। तो ये हो जाएगा 76 प्लस 18 माइनस 92 में से 4 गया 88 बराबर रूट x। अब इन दोनों का अंतर हो जाएगा प्लस 18 में से 88 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 70 बराबर रूट x। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर रूट x। तो रूट x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई और हम लोगों से पूछी कितनी है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो x की वैल्यू यानी कि हम लोगों से पूछी थी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 का स्क्वायर, क्योंकि इधर रूट में है तो इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने छोटे ब्रैकेट को हल किया जिसमें 3 और 5 की गुणा हो गई 15 हो गई, 11 और 7 की गुणा 77 हो गई, माइनस 4, 15 और 77 को जोड़ दिया 92 हो गया, 92 में से 4 गया 88 बचा, 18 में से 88 माइनस किया तो माइनस का 70 आया, 76 में से 70 गया तो हम लोगों का 6 आ गया। रूट x बराबर अगर 6 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार ग्राफ दिया गया है और 5 कंपनियों में ए, बी, सी और डी के द्वारा 2 महीने जनवरी और फरवरी में निर्मित मास्क की संख्या दी गई है। कह रहा है कि यदि जनवरी और फरवरी में कंपनी डी द्वारा निर्मित 20% मास्क खराब हैं, अगर हम लोगों ने बात की थी 20% अगर खराब है तो अच्छे कितने होंगे 80% होंगे। तो बाकी मास्क बेचे जाते हैं, यानी 20% खराब निकल जाते हैं, 80% बेचे जाते हैं। तो एक साथ जनवरी और फरवरी में कंपनी डी द्वारा बेचे गए मास्कों की कुल संख्या क्या है। तो कंपनी डी में कुल मास्क कितने बने जनवरी और फरवरी में, जनवरी में 640 बने, फरवरी में 600 बने
टोटल जो बने मास्क वो 1240 बने। अब 1240 में 20% खराब निकल जाते हैं, 80% जो है मास्क बेचे जाते हैं। तो 1240 का हम लोग अगर 80% निकाल देंगे तो बेचे जाने वाले मास्कों की संख्या हम लोगों को पता चल जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये 124 गुणे 8 हो जाएगा, 124 और 8 की गुणा हो जाती है आपकी 992। तो जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 992। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमने जनवरी के जो मास्क है और फरवरी के मास्क है दोनों को ऐड कर दिया। 20% मास्क जो है खराब हो जाते हैं, यानी कि 80% मास्क जो है वो बेचे जाते हैं। तो 1240 हुआ ऐड करने पे, 1240 का 80% निकाल दिया, हम लोगों का आंसर आ गया 992। यानी कि जनवरी और फरवरी में कंपनी डी के द्वारा 992 मास्क बेचे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दो संख्याओं के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है और उनमें लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 3500 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब इस टाइप का सवाल दिया होता है तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, हमने मान ली पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 5x है, बराबर लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तों का गुणनफल 3500 दिया है। यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई है वो 3500 क्वेश्चन में ही दी है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 35x² बराबर 3500 हो जाएगा, यानी कि x² बराबर 3500/35 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो आपकी x² की वैल्यू आ जाएगी 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। जब हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई तो संख्याएं हम लोगों ने मानी थी 7x, तो पहली जो संख्या हो जाएगी 7 गुणे 10 यानी कि 70। दूसरी संख्या हम लोगों ने 5x मानी थी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 गुणे 10 यानी कि 50। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 50 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। पहली संख्या हम लोगों ने मान ली 7x है, दूसरी संख्या 5x है, लासा हम लोगों का दिया, लासा और मासा का गुणनफल 3500 दिया है, तो 35x² बराबर 3500 हो गया, x² बराबर 3500/35 हो गया। तो x की वैल्यू 10 निकाल ली, तो पहली संख्या 7x थी तो पहली संख्या आ गई हम लोगों की 70, दूसरी संख्या 5x थी तो 5 गुणे 10 50 आ गई। दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था तो इन दोनों को ऐड कर दिया और हम लोगों को 120 मिल गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 120। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रघु और चेतन के क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए निवेश किए। तो ये समझने वाला क्वेश्चन है कि इसमें रघु ने जो है 10,000, यहाँ पर रघु लिख देते हैं, और चेतन ने जो है 15,000 रुपए निवेश किए। अब आगे कह रहा है कि 4 महीने के बाद रघु ने 2,000 रुपए निकाल लिए। तो कोई भी लाभ या हानि है वो हम लोग 1 वर्ष के हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद रघु ने 2,000 रुपए निकाल लिए, यानी 4 वर्षों तक उसके 10,000 लगे रहे, 4 वर्षों तक उसने 40,000 रुपए लगाए। अब उसने 4 वर्ष के बाद 2,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि अब 8,000 रुपए लगाए। अब महीने कितने बचे, एक साल में 4 महीने निकल गए, यानी 8 महीने बचे। तो 8 महीने तक उसने 8,000 रुपए लगाए, यानी 64,000 रुपए हो गए। तो उसने जो टोटल रुपए लगाए, पहले 4 महीने में 40,000 लगाए और फिर अगले 8 महीनों में 64,000 लगाए, यानी टोटल अगर हम लोग रघु का निकालेंगे तो 40,000 प्लस 64,000, तो एक साल में उसके द्वारा जो लगाए गए पैसे हो गए, इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 000046410 1,04,000 रुपए हम लोगों का आ जाएगा रघु के द्वारा एक साल में लगाए गए रुपए। इसी तरीके से हम लोग अब चेतन का निकाल लेंगे। तो चेतन ने क्या किया कि 15,000 रुपए निवेश किए, तो और 6 महीने के बाद चेतन ने 4,000 रुपए अधिक निवेश किए, यानी 6 महीने तक तो 15,000 लगे रहे तो 90,000 हो गए, और 6 महीने के बाद उसने क्या किया 4,000 रुपए और लगा दिए, यानी 15 की जगह उसने 19,000 रुपए कर दिए। बचे हुए साल कितने 6 महीने, और 19 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 114,000। तो अब उसके द्वारा टोटल जो लगाया गया 90,000 और 1,14,000 को अगर हम जोड़ देंगे तो साल भर में जो चेतन के द्वारा लगाए गए रुपए आ जाएंगे। हम लोगों के यहाँ पे लिख देते हैं 90,000 प्लस ये, इनको ऐड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2,04,000 रुपए।
तो अब हम लोगों को पता चल गया रघु के द्वारा लगाया गया रुपए 1,04,000 रुपए और चेतन के द्वारा लगाया गया रुपए 2,04,000 रुपए। तो अब हम लोग इनका अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, रघु अनुपात चेतन बराबर 104,000 अनुपात 204,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 102 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 26 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा। यानी जो अनुपात आएगा रघु और चेतन का वो हमारा 26:51 हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया तो यहाँ पे हम लोग लिख देते 26:51। तो जब हम लोगों को रघु और चेतन का अनुपात पता चल गया तो अब कह रहा है कि रघु ने वार्षिक 1,040 रुपए का लाभ लिया। तो अगर रघु की जो अनुपात था वो 26 था और 26 की वैल्यू क्वेश्चन में 1,040 रुपए दे रखी है तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 1,040/26। अब हम लोगों से पूछा चेतन द्वारा अर्जित लाभ, तो चेतन का अनुपात कितना था 51। तो अगर एक की वैल्यू 1,040/26 है तो 51 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 51 की वैल्यू हो जाएगी 1,040/26 गुणे 51। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आपका 40 बार में और 40 गुणे 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5 चौको 20, 2,040 रुपए, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमसे कह रहा था 10,000 रुपए निवेश किए और 4 महीने के बाद रघु ने 2,000 रुपए निकाल लिए, यानी 4 महीने तक उसके 10,000 लगे रहे तो उसने 4 महीने तक 40,000 लगाए और 4 महीने के बाद उसने क्या किया 2,000 रुपए निकाल लिए। तो पहले 10 लगाए थे तो 2,000 निकाल लिए, 8,000 बचे। अब 8,000 4 महीने के लिए लगा चुका है तो बचे कितने महीने, 8 महीने बचे। तो 8 महीने में उसने 64,000 रुपए लगा दिए। टोटल उसने एक साल में कितने लगाए 40,000 प्लस 64,000 यानी 1,04,000 रुपए उसने एक साल में लगाए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखा चेतन का, तो चेतन ने 15,000 रुपए निवेश किए थे और 6 महीने तक 15,000 लगे रहने दिए तो 90,000 लगाए। 6 महीने बाद उसने क्या किया 4,000 रुपए इसमें ऐड कर दिए तो उसके हो गए 19,000 रुपए। अब बचे हुए कितने महीने, 6 महीने बचे, तो 6 महीने में उसने कितने लगाए 1,14,000 रुपए। तो टोटल चेतन द्वारा जो लगाए रुपए आ गए वो 2,04,000 रुपए आ गए और रघु के द्वारा लगाए गए रुपए 1,04,000 रुपए आ गए। तो रघु और चेतन का हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया जो हम लोगों का आ गया 26:21। तो 26 की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दी थी 1,040, तो एक की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 1,040/26। तो हम लोग 51 निकालनी थी। 51 की वैल्यू जो कि हम लोगों को चेतन का पूछा था तो चेतन का अनुपात 51 था तो 51 की वैल्यू हो गई 1,040/26 गुणे 51। सॉल्व कर लिया तो 2,040 रुपए हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बासमती चावल और सामान्य चावल के मिश्रण का भार 80 kg है। इसमें सामान्य चावल का प्रतिशत 40 है और मिश्रण में कितना बासमती चावल मिलाना चाहिए ताकि बासमती का प्रतिशत बढ़कर 80 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों से क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि मिश्रण का जो भार है वो 80 kg है और 80 में कह रहा है कि 40% सामान्य है। तो 80 का 40% सामान्य हम लोग निकाल लेंगे तो 32 आ गया। तो 32 kg जो है सामान्य चावल है 80 में, तो बच्चे कितने 48 kg। अगर 32 kg सामान्य है तो 48 kg जो है वो बासमती है, क्योंकि टोटल हमारा 80 है, 80 में 32 सामान्य है तो 48 kg हम लोगों का बासमती आ गया। अब कह रहा है इसमें सामान्य चावल का प्रतिशत 40% है, मिश्रण में कितना बासमती चावल मिलाना चाहिए। तो हम लोगों ने मान लिया कि मिश्रण में x जो है बासमती चावल मिलाना चाहिए। तो मिश्रण हमारा कितना था, टोटल 80 था। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 80 में अगर हम लोग x ऐड करेंगे, क्योंकि मिश्रण में हम लोगों ने माना है x किलोग्राम मिलाना चाहिए, तो कह रहा है कि प्रतिशत बढ़कर 80 हो जाए, यानी 80/100 कर देंगे। 80% का मतलब, और कौन सा चावल मिला रहे हैं हम लोग, बासमती मिला रहे हैं। तो बासमती पहले कितना था 48 था, अब उसमें x माना है हमने मिलाया है तो ये हम लोगों की इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6400 हो जाएगा प्लस 80x हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4800 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 100x। इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये 6400 माइनस 4800 बराबर 100x माइनस 80x। तो ये हमारा हो जाएगा 20x बराबर, ये 8 में से 4 गया 4, इसको घटाएंगे 14 में से 8 गया 6 आएगा और 5 में से 4 गया 1, 1600। तो x बराबर हो जाएगा 1600/20, 0 से 0 कैंसिल, यानी x बराबर 80 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों को 80 kg जो है बासमती चावल अगर मिलाएंगे तो जो प्रतिशत है वो बढ़कर 80% हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मिश्रण का भार दिया था 80 केजी, जिसमें से 40% सामान्य चावल था, तो 80 का 40% निकाल दिया, 32 केजी सामान्य चावल आ गया। जब 80 में 32 सामान्य है तो 48 जो है वो बासमती हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना बासमती चावल मिलाया जाए कि प्रतिशत बढ़कर 80 हो जाए। तो टोटल हमारा 80 था, हमने माना इसमें x मिला दिया जाए तो प्रतिशत जो है 80 हो जाएगा, और बासमती चावल में मिला रहे हैं इसलिए हम लोगों ने 48 में बासमती चावल ऐड किया, x कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू हम लोगों की 80 केजी आ गई। यानी 80 केजी चावल और मिलाया जाए तो हम लोगों का जो बासमती का प्रतिशत है वो बढ़कर 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या और एक वर्गाकार मैदान की भुजा के बराबर है। यदि वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल और वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 105 स्क्वायर मीटर है तो वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या और वर्गाकार मैदान की भुजा जो है बराबर कह रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं जो वर्ग की भुजा है वो r है, वर्ग की भुजा हम लोग मान लेते हैं r, और वृत्त के मैदान की जो त्रिज्या है, जो वृत्ताकार मैदान है उसकी जो त्रिज्या है वो भी हम लोगों की r हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है बराबर है तो हम लोगों ने इसको भी लिख दिया r। अब कह रहा है यदि वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल और वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 105 स्क्वायर मीटर है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ये हम लोगों को पता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी r का स्क्वायर, और इनके बीच का अंतर जो है वो 105 है, क्वेश्चन में दिया है। r स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ये पाई -1 हो गया, बराबर 105 हो गया। अब r स्क्वायर पाई की वैल्यू रख दी 22/7 -1 बराबर 105 हो गया। तो r स्क्वायर बराबर ये 15/7 हो गया, हम लोगों ने एलसीएम लेके माइनस कर दिया तो 15/7 हो गया बराबर 105। 15 से डिवाइड किया तो 7 बार में गया, तो r स्क्वायर बराबर 7 × 7 हो गया। तो r की वैल्यू हम लोगों की आ गई 7। तो जब हम लोगों को r की वैल्यू पता चल गई 7 मीटर है, तो वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप पूछ रहा है, यानी परिमाप का मतलब होता है परिधि, वृत्त की परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ तो 44 मीटर हम लोगों को वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप पता चल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया। तो इसमें हम लोगों को बताया था क्वेश्चन में कि वर्ग की भुजा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो हम लोगों ने भुजा मान ली r है, तो वृत्त की त्रिज्या भी r हो गई। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल में अंतर 105 है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि r स्क्वायर। दोनों का अंतर 105 है, हम लोगों ने r स्क्वायर कॉमन कर लिया तो पाई -1 बराबर 105 हो गया। पाई की वैल्यू रख दी 22/7 -1 बराबर 105। तो r स्क्वायर ब्रैकेट में जब इसको सॉल्व किया तो ये 15/7 हो गया बराबर 105। तो r की वैल्यू 7 मीटर पता चल गई। जब r 7 पता चल गया तो परिधि निकालनी थी, परिधि 2πr से निकाल दी, 2 × 22/7 × 7, तो परिधि हम लोग को पता चल गई 44 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक कार का मूल्य हर वर्ष में 10% घटता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करें यदि इसका वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगाते हैं, जो कि होता है p ब्रैकेट में a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ये प्लस तब होता है जब मूल्य में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है कि हर वर्ष 10% घटता है। जब घटता है तो ये चिन्ह जो है माइनस का हो जाता है। तो p इसमें हम लोगों को दिया है 30,000, 2 वर्ष यानी कि समय हम लोगों को 2 दिया है, और r हम लोगों को 10% दिया है। तो p की वैल्यू रख देते हैं 30,000, और 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि घट रहा है, 10/100 की पावर 2। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 30,000 इंटू 90/100 इंटू 90/100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0, और ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गए। अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 × 81, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 8 24 0 0, यानी 24,300 रुपये हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था 10% घटता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया, a बराबर p 1 - r/100 की पावर n लगाया, जहाँ पर p हम लोगों को 30,000 दिया था, r हम लोगों को 10 दिया था, और समय हम लोगों को 2 वर्ष दिया था। सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लिया तो 24,300 हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को एक तालिका दी है, और इसमें अलग अलग विद्यालयों में किसी मतलब 5 जो कक्षाएं हैं उनके
संख्याओं को यहाँ पे लिखा गया है और कह रहा है एक्स में उपस्थित छात्रों में 40% लड़कियां हैं। तो ये जो टोटल है, जितने टोटल छात्र हैं, इसकी 40% लड़कियां हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई में उपस्थित छात्रों में 40% लड़के हैं। ये जो टोटल है इसमें 40% लड़के हैं, यानी 40% लड़के हैं तो इसमें लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 60% हो जाएंगी। तो क्योंकि हमारा टोटल 100 होता है तो ये लड़कियां हम लोगों की 60 हो गई। अब कह रहा है कि एक्स में उपस्थित लड़कों की संख्या का वाई में उपस्थित लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है। एक्स की लड़कियां और वाई की लड़कियों का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल एक्स को जोड़ेंगे। तो एक्स को जोड़ने के बाद ये हमको मिल जाएगा जी 660। तो इसका जो टोटल आएगा 660 आएगा। अब इसमें कितनी लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, यानी 40/100, 0 0 कैंसिल हो गया। ये हम लोगों का यहाँ से आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो 264 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे हमको मिलेगा 580। अब इसमें कह रहा है 40% लड़के हैं, यानी कि 60% लड़कियां हैं, तो इसका हम लोग 60% निकाल देंगे तो 60/100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 348। तो अब हम लोग से कह रहा है कि x में उपस्थित लड़कियां और y में उपस्थित लड़कियों का अनुपात, यानी x अनुपात y पूछ रहा है, तो अनुपात हो जाएगा 264 अनुपात 348। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो ये डिवाइड होगा तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 छंग 24 बचा 2, 4 छंग 24, फिर 4 से इधर करते हैं, 4 अट्ठे 32 बचा 2, 4 सत्ते 28। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 नाम 27। तो 22/29 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। x अनुपात y का जो अनुपात होगा 22/29, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल हम लोगों को छात्र दिए थे विद्यालय x में, हम लोगों ने जोड़ दिए। अब उसमें 40% लड़कियां थी तो 40% निकाल दिया, 264 आ गया। ऐसे विद्यालय y के छात्रों को जोड़ दिया, इसमें 60% लड़कियां थी, 40% लड़के थे तो 60% लड़कियां थी, इसको हम लोगों ने निकाल दिया 348। अनुपात निकाल दिया तो अनुपात आ गया 22/29। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आशुतोष एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में तैरता है और वापस आता है। यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले, जब हम लोगों ने पहला पेपर किया था तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो जो हम लोगों के चालें हैं वो जुड़ जाती हैं, अगर समान दिशा में चल रही तो घट जाती हैं। और नाव अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो घट जाएगी, और नाव अगर धारा के अनुकूल दिशा में चल रही है तो जुड़ जाएगी। बिल्कुल उल्टा होता है, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाती हैं, और नाव और धारा अगर की चाल जो है आपस में घट जाती हैं। अगर एक ही दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो घट जाती हैं, और एक ही दिशा में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है आशुतोष एक निश्चित स्थान पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में तैरता है और वापस आता है। यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करें। तो हम लोगों ने मान लिया जो दूरी थी, कुल दूरी वो d थी, d किलोमीटर वो जाता है और d किलोमीटर वो आता है। तो जाने का जो समय हम लोग निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, हम लोगों को पता है। तो d दूरी गया, कितनी चाल से गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो चाल है, और जब समान दिशा में जाएगा यानी कि उसकी जो चाल है वो जुड़ जाएगी, 9 और 3 धारा की चाल हो जाएगी। फिर d से वापस आया तो d दूरी तय की, 9 उसकी चाल है और धारा की चाल है 3, विपरीत दिशा में चल रहा है इसलिए ये चाल जो है घट जाएगी। ये हमारा टोटल समय आ जाएगा। तो समय हम लोगों का क्या आएगा, d/12 प्लस d/6, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 12, तो d प्लस 6 दूनी 12, 2d, यानी ये आ जाएगा हम लोगों का 3d/12, या फिर हम लोग कह सकते हैं d/4। तो समय हम लोगों को पता चल गया d/4। अब हम लोगों से औसत गति पूछ रहा है, तो औसत गति का फार्मूले की बात कर चुके हैं हम लोग। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हम लोगों की d गया, d वापस आया, कुल समय कितना हम लोगों ने निकाला, d/4 निकाला। अब ये कितना हो जाएगा, 2d/d/4। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, बटे का बटा हम लोग बात कर चुके हैं कि ऊपर चला जाता है, 2d × 4/d, d से d कैंसिल हो गया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने मान ली जो दूरी थी वो d थी। अब वो d दूरी जाता है और d दूरी आता है। जब वो जाता है तो धारा की दिशा में जाता है, यानी कि जो चाल है वो आपस में जुड़ जाती है, और जब वो आता है तो धारा की विपरीत दिशा में आता है, यानी कि चाल जो है वो घट जाती है। तो d/12 प्लस d/6 हो गया। टोटल जो हम लोगों का समय आ गया वो d/4 आ गया।
अब औसत गति पूछ रहा था, तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो डी गया और डी आया, यानी कुल दूरी 2d हो गई, कुल समय d बटे 4 हो गया। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। तो 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो लड़कों की जो औसत आयु है 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो हमने बताया था जब भी आपको औसत आयु दी जाएगी तो हम लोग कुल योग निकाल लेंगे, टोटल कितना होगा। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, छात्रों की संख्या गुणे औसत आयु, तो जो टोटल आ जाएगा ये 12 गुणे 30 हो जाएगा, 12 तिया 36, 360 आ जाएगा। अब इनका निकालेंगे तो ये 20 गुणे 16 हो जाएगा, जो कि हमारा 320 हो जाएगा। अब कह रहा पूरी कक्षा की औसत आयु, तो पूरी कक्षा की औसत आयु निकालने के लिए क्या लगाते हैं, कुल जो हम लोगों की आयु होगी और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल आयु कितनी आई, लड़कों की 360, लड़कियों की 320 बटे कुल संख्या कितनी है, लड़के 30 लड़कियां 20, इनको ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा बटे 50 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे यानी 68 बटे 5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं 13.6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों को 30 दी थी, 12 हम लोगों को औसत आयु दी थी, टोटल आयु हम लोगों ने 360 निकाल ली। इसी तरीके से लड़कियों की टोटल 320 निकाल ली। औसत आयु के लिए कुल आयु 360 प्लस 320 बटे छात्रों की कुल संख्या 30 लड़के प्लस 20 लड़कियां, तो 680 बटे 50 हो गया, यानी कि 13.6 हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक हम लोगों को इक्वेशन दी है और हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या दिया है, 4/3 गुणे 24 प्लस 7 प्लस 1/8 गुणे 128 प्लस 1/6 गुणे 144 माइनस 1/2 गुणे 14। तो ये हम लोगों को एक इक्वेशन दी है और हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, यानी ये हम लोगों का हो गया 4 गुणे 8। अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 7 प्लस 8 से हम लोग 128 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 16 8 128, तो ये 16 हो गया। प्लस 6 से 144 को डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12 6 चौक 24, तो ये 24 हो जाएगा। 2 से 14 को डिवाइड करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, माइनस 7, यानी कि हम लोगों का आ गया 4 गुणे 8 ब्रैकेट में 7 प्लस 16 प्लस 24 माइनस 7। अब ये 7 प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 8 चक्कू 32 और ब्रैकेट में 24 और 16 जोड़ दिया तो 40 हो गया। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, तो ये 30 और 40 को 32 और 40 को ऐड करेंगे तो 72 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। इसमें हमको सिंप्लीफाई करना था, हम लोगों ने सीधे सीधे जो 3 से 24 कैंसिल हो रहा था, 6 से 128 8 से 128 कैंसिल हो रहा था, 6 से 144 हो रहा था, 2 से 14 हो रहा था, फिर हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो 72 हम लोगों का राइट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 1011 किलोमीटर है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 2 स्टेशन है, यहाँ पर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और बीच की जो दूरी है 1011 किलोमीटर है। अब कह रहा है ए से चलना शुरू करती है एक रेलगाड़ी और बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो यहाँ से जो चलती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक अन्य रेलगाड़ी बी से शुरू होती है जो ए से 15 मिनट पहले चलना शुरू करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। औसत गति से दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो हमने देखा कि ये जो रेलगाड़ी है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 15 मिनट पहले चलती है, यानी जब ये चलना शुरू होगी तब तक ये यहाँ कहीं पे पहुंच चुकी होगी 15 मिनट में। तो हम लोग यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर है, तो 15 मिनट को सबसे पहले हम लोग घंटे में बदल लेंगे तो घंटे हो जाएगा 15/60, यानी कि 1/4 घंटा। तो अगर इसकी चाल 40 है तो इसके द्वारा 1/4 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? समय गुणे चाल। तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी आ जाएगी 10 किलोमीटर, यानी जब ये ट्रेन चलना शुरू करेगी तब तक ये जो है 10 किलोमीटर चल चुकी होगी। जब ये 10 किलोमीटर चल चुकी होगी तो ये दूरी कितनी बचेगी? इसमें से हम लोग 10 माइनस कर देंगे
तो जब इसमें 10 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1001 हम लोगों की आ जाएगी। अब 1001 किलोमीटर जब चलना शुरू करेंगे दोनों समान समय में, तो कितनी देर बाद ये मिलेंगे या कहाँ पर ये लोग मिलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है कितनी दूर मिलेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये x दूर मिलेंगे। तो अगर इसके द्वारा चली गई दूरी x होगी तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 1000x माइनस x होगी, क्योंकि टोटल हमारी 1001 है और अगर एक x चल रहा है तो दूसरी 1001 माइनस x चलेगा। तो इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी इसने x चली और चाल इसके द्वारा कितने, इसकी जो चाल थी कितनी थी, 30 थी। फिर इसका समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी इसने कितनी तय की, 1001 माइनस x, चाल कितनी थी 40, समय दोनों बराबर होंगे तो x बटे 30 बराबर 1001 माइनस x बटे 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4x बराबर 3003 माइनस 3x, तो पक्षांतर कर दिया, 7x बराबर 3003, तो x बराबर 3003 बटे 7, यानी कि हम लोगों को आ गया 429 किलोमीटर, जो कि हम लोगों का आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि ये जो रेलगाड़ी है 20 से चल रही है तो ये 15 मिनट पहले चलती है, यानी कि 1/4 घंटे पहले चलती है। तो 1/4 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि दूरी बराबर चाल गुणे समय निकाल के कि 10 किलोमीटर दूरी ये चल चुकी होगी जब ये चलना प्रारंभ करेगी। अगर इसने 10 चल लिया तो ये यहाँ कहीं पर आ गई होगी और बची हुई जो दूरी है वो 1001 बचेगी। टोटल 1011 थी, 10 चल ली तो 1001 बची। अब 1001 पर ये भी चलना शुरू करती है तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जो x दूरी के बाद ये मिलेंगी। तो समय निकाल लिया, x बटे 30 आ गया, इसका समय निकाल लिया 1001 माइनस x बटे 40 आ गया। चूंकि समय बराबर होंगे, इसके द्वारा चलिए गया समय और इसके द्वारा चला गया जो समय होगा वो बराबर होगा, तो समय को बराबर रख दिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 429 किलोमीटर हम लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को एक ग्राफ दे रखा है और इसमें कह रहा है कि 9वीं और 10वीं कक्षा में 6 छात्र, रेचल, जोई और बाकी सबका जो है एक भार दिया है किलोग्राम में। तो कह रहा है कक्षा 9 में रॉस और रेचल के भार, तो हम लोग लिख लेते हैं रॉस और रेचल, इनका भार कह रहा है कक्षा 9 में। तो कक्षा 9 में रॉस का भार कितना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, रॉस 72 है, तो रॉस का 72 है। और रेचल का कक्षा 9 में कितना है, तो रेचल का कक्षा 9 में है 45 सॉरी ये आपका 48 लिखा हुआ है, तो ये 48 है, क्योंकि ब्लू वाली लाइन जो है वो कक्षा 9 को दर्शा रही है। तो टोटल इनका जो भार हो जाएगा 8 2 10 7 4 11 1 12 120 हो जाएगा। और कह रहा है कि कक्षा 10वीं में मोनिका और फिबी, तो मोनिका की आयु कक्षा में 10 में कितनी है, 82 है, फिबी की आयु कितनी है, 58 है। ऐड कर देंगे 8 2 10 8 5 13 1 14। अब कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात करें, तो 120 और 40 का अनुपात कह रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 छंग 12 2 सत्ते 14, यानी कि जो हम लोगों का अनुपात आ गया 6:7 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लोगों से कह रहा था, रॉस और रेचल का कक्षा 9 में हम लोगों ने नोट कर लिया, और उसके अलावा मोनिका और फिबी का कक्षा 10 में कह रहा था, नोट कर लिया, और उसका अनुपात था तो अनुपात निकाल दिया, 6:7 हम लोगों का अनुपात हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कमल एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। कमल जो है 18 दिनों में कर सकता है, तो हम लोगों ने बताया था, इस तरीके से लिख लेते हैं कमल के। और आगे कमलेश उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो कमलेश को हम लोग लिख लेते हैं 1/36। उन्होंने कार्य शुरू किया, यानी कि 1/18 प्लस 1/36 दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो 36 हम लोगों का एलसीएम हो गया, 18 दूनी 36, 36 से कम 36, 3/36, 3 से 36 कैंसिल हो गया, यानी बचा 12, 1/12। फिर 6 दिनों के बाद सुनील उनके साथ जुड़ा, यानी 6 दिनों के बाद जुड़ा, यानी 6 दिनों तक की जो कमल और कमलेश ने काम किया और उसके बाद सुनील जुड़ा, तो 6 दिन में कितना काम हो गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी 6 दिनों में 1/2 भाग जो है वो काम समाप्त हो चुका है। हमने बात की थी कि टोटल जो हमारा काम होता है वो 1 होता है, और अगर 1 में 1/2 काम समाप्त हो गया तो हम लोगों का कितना काम बचा है, 1/2 काम बचा है। अब 1/2 काम कौन करता है, सुनील भी जुड़ जाता है, यानी कमल, कमलेश और सुनील मिलकर 1/2 काम करते हैं। तो कमल कितने में कर रहा था, 1/18 में कर रहा था, कमलेश कितने में कर रहा था, 1/36 में कर रहा था, और सुनील कितने में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। तो सुनील का लिख लेते हैं 1/6, एलसीएम ले लेते हैं 36, 18 दूनी 36, 1 6 छंग 36, तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 9, 9/36 यानी 1/4। तो अगर ये तीनों मिलकर पूरा काम करते तो 4 दिन का समय लेते,
4 दिन का समय लेते, लेकिन इनको आधा ही काम करना है, तो ये कितने दिन का समय लेंगे? पूरा काम करने में अगर 4 दिन का समय ले रहे हैं तो आधा काम करने के लिए कितना समय लेंगे? 2 दिन का समय लेंगे। अब कह रहा है कितने दिनों में उन्होंने कार्य पूरा किया, तो 6 दिनों तक की इन दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया था, और उसके बाद जब सुनील शामिल हो गया तो उसके बाद 2 दिन लगे, यानी टोटल जो हम लोगों के डेज लगे वो 8 डेज लगे। हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो सबसे पहले कमलेश का हमको दिया था 1/18, कमल का दिया था 1/18, कमलेश का दिया था 1/36। हम लोगों ने इनके द्वारा किया गया कार्य निकाल लिया, तो हम लोगों का आया 1/12। फिर कहा जा रहा है 6 दिन बाद सुनील शामिल हुआ, तो 6 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया? 1/2 कर दिया। अगर आधा काम इन्होंने कर दिया है तो बाकी कितना काम बचा है? आधा बचा है। अब आधे काम में कौन आ जाता है? सुनील आ जाता है। तो सुनील कितने 6 दिनों में करता है? 1/18 प्लस 1/36 प्लस 1/6 से हम लोगों ने निकाल लिया। तो 4 दिन में तीनों मिलकर काम पूरा करते, अगर पूरा काम करना होता है, लेकिन इनको आधा ही काम करना है, तो आधा काम कितने दिनों में कर देंगे? 2 दिन में कर देंगे। तो 6 दिन पहले लग चुके थे, 2 और लगेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 दिन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दी है और इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका कितना मान आएगा। तो 149.93 इंटू 59.96 अपॉन परसेंट का मतलब 100 प्लस 765 का 26.08% का मतलब 100। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 8989.80 अपॉन 100 प्लस इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 19951.2 अपॉन 100। तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो हैं, तो 2 अंक और इधर आ जाएगा, तो हम लोग 89.8980 हो जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो ये और 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 199.512 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों का लगभग 289 आ जाएगा, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हम लोगों का आएगा 289.402 आएगा, जो कि हम लोगों को लगभग 289 के बराबर होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 को जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सिर्फ हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी थी, तो और हम लोग इसका इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसका जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर डी का 289। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का A% जमा किया, और यहाँ पे हम लोगों को व्यक्ति का मासिक वेतन भी दे रखा है 36,000 रुपये, यानी 36,000 रुपये का उसने A% जमा किया है, यानी A/100 जमा किया। तो उसके द्वारा जो जमा राशि आ गई 360 आ गई, ये राशि उसने जो है जमा की। अब कह रहा है जो 8% प्रति वर्ष, यानी R जो है वो 8 है, 8% और साधारण ब्याज प्रदान करता है, और उसके द्वारा 4 वर्ष बाद अर्जित ब्याज 2880 है। समय भी हम लोगों को दिया है 4 वर्ष, और ब्याज भी हम लोगों को दिया है 2880। और यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, जो कि हमारा 360 है, 360 गुणे दर 8 गुणे समय 4/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 28800, और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 8 × 4 बराबर A। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड करते हैं, 8 या 24 बचा 4, 8 6 48, 0 0, 36 से डिवाइड किया तो ये 100 हो गया, और 100 को 4 से किया तो 25 हो गया, यानी A की जो वैल्यू आ गई वो 25 आ गई। तो A का मान ही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को मासिक वेतन 36,000 दिया था, और 36,000 का A% जमा करता है, यानी 360 जमा करता है। R हम लोगों को पता था, T पता था, साधारण ब्याज पता था, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दिया और A की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। A हम लोगों का आ गया 25। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18 में कह रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या 1736 में से घटानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 5, 18 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे, शेषफल 7 छोड़े। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं जो न्यूनतम संख्या के लिए हम लोग 5, 18 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि न्यूनतम की बात कर रहा है, तो जब भी कम की बात करेगा तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोगों का आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पर ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, यानी जो एलसीएम हम लोगों का हो जाएगा 3 × 5 × 6, यानी कि 6 पंचे 30 या 90 हो जाएगा। अब जब हम लोगों को एलसीएम पता चल गया कि 90 है, तो जो एलसीएम आता है उससे हम लोग संख्या को डिवाइड करते हैं। तो एक बार में जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 3 17 में से 9 गया 8, 6 9 बार में जाएगा तो हम लोगों का ये आ जाएगा 810, माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 छोड़े, लेकिन हम लोगों का शेषफल कितना आ रहा है, 26 आ रहा है।
तो शेषफल हम लोगों को चाहिए 7, लेकिन 26 रहा है, तो 26 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जो हम लोगों का एलसीएम आता है उससे संख्या को डिवाइड करते हैं, और जो हम लोगों को शेष प्राप्त होता है उस शेष से जो शेषफल हमको चाहिए 7 चाहिए था उसको माइनस कर देते हैं और हम लोगों का आंसर आ जाता है, जो कि हम लोगों का आया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, यानी उनकी जो आयु है वो 7x और 5x है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा, यानी 10 इसमें ऐड कर दें और 10 इसमें ऐड कर दें तो जो उनकी आयु का अनुपात है वो 9:7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस 49x प्लस 70 बराबर 45x प्लस 90, तो ये हो जाएगा 49x माइनस 45x बराबर 90 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 20, तो x बराबर 5। जब हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग पति और पत्नी की आयु निकाल सकते हैं। ये 7x थी, ये 5x थी, 7 गुणे 5 35 वर्ष आ गई, और 5 गुणे 5 यानी कि 25 वर्ष आ गई। अब पति की आयु 25 वर्ष पता चल गई, पत्नी की आयु 25 वर्ष पता चल गई। आगे कह रहा है कि उनके विवाह के 2 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे की आयु ज्ञात करें यदि विवाह के समय पति और पत्नी की आयु का अनुपात 5:3 था। यदि वर्तमान आयु उनकी 35 है और 25 है, और हम लोग मान लें कि x वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो x वर्ष इसमें माइनस करेंगे, तब जो इनका अनुपात था वो 5:3 था। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15, 3 या 9, 1 10, 105 माइनस 3x बराबर 125 माइनस 5x। अब पक्षांतर कर देंगे तो 5x माइनस 3x और बराबर 125 माइनस 105, माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 10 आ जाएगी। तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि उनका विवाह हुआ था और विवाह के 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, यानी अगर 10 वर्ष पूर्व विवाह हुआ और 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2 यानी कि 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा हम लोग एक बार और भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों से कह रहा था कि पति और पत्नी की आयु का अनुपात 7:5 है, हम लोगों ने मान ली 7x और 5x है। 10 वर्ष बाद कह रहा था, दोनों में 10 ऐड कर दिया, अनुपात 9:7 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो x की वैल्यू हम लोगों को 5 पता चल गई, तो पति और पत्नी की आयु हम लोगों ने निकाल ली 35 और 25। अब कह रहा है कि विवाह के समय यदि उनके विवाह के 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ और विवाह के समय जो उनका अनुपात था वो 5:3 था। हम लोगों ने मान लिया कि उनका विवाह x वर्ष पूर्व हुआ था, तो हम लोगों ने विवाह का जो कितने वर्ष पूर्व हुआ था तो हम लोगों ने निकाल लिया 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब विवाह के 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्म होता है, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हम लोगों का 8 आ जाएगा, जो बच्चे की आयु होगी वो 8 वर्ष होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यदि वर्तमान में भूमि और सोम की आयु का अनुपात 7:3 है और 4 वर्ष पूर्व भूमि की आयु और 4 वर्ष बाद सोम की आयु का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं भूमि अनुपात सोम। तो भूमि और सोम की आयु का अनुपात 7:3 है, तो हम लोग मान लेते हैं भूमि की जो आयु है 7x है और सोम की आयु 3x है। 4 वर्ष पूर्व भूमि यानी इसमें से 4 माइनस करेंगे, जब भी पूर्व कहेगा तो माइनस करेंगे, बाद कहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। 4 वर्ष बाद सोम यानी इसमें ऐड करेंगे, अपान आयु का अनुपात जो था वो 2:1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x माइनस 4 बराबर 6x प्लस 8 हो जाएगा, 7x माइनस 6x बराबर 8 प्लस 4 हो जाएगा, तो x बराबर 12 आ जाएगा। यानी जो 12 वर्ष हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई, अब हम लोग भूमि और सोम की आयु निकाल सकते हैं। तो भूमि की जो आयु होगी वो 7x हम लोगों ने मानी थी, तो 7 गुणे 12 यानी 84 हो जाएगी, और सोम की आयु हम लोगों ने मानी थी 3x, तो 3x बराबर यानी 3 गुणे 12 तो 36 आ जाएगी, 36 वर्ष। तो जो सोम की आयु 36 वर्ष है और भूमि की आयु 84 वर्ष है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद भूमि की आयु, तो भूमि में हम लोग जो है 4 वर्ष ऐड कर देंगे और 4 वर्ष पहले सोम की आयु यानी सोम में हम लोग 4 वर्ष माइनस कर देंगे, तो आयु का अनुपात पूछा तो ये 88 हो गया और 36 में से 4 गया तो ये 32 हो गया। 8 से डिवाइड किया 11, 8 से डिवाइड किया 4, तो 11:4 हम लोगों का अनुपात आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। इस क्वेश्चन में हम लोगों को भूमि और सोम की आयु का अनुपात 7x 3x दिया था। हम लोगों ने भूमि की आयु मान ली 7x, सोम की आयु मान ली 3x। कह रहा है भूमि की 4 वर्ष पूर्व
और सोम की 4 वर्ष बाद, यानी इसमें -4 किया, इसमें +4 किया, जो अनुपात था वो 2:1 का था। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 12 आ गई। तो भूमि की जो आयु है 84 वर्ष आ गई, सोम की आयु 36 वर्ष आ गई। अब कह रहा है भूमि की आयु 4 वर्ष बाद यानी 84 + 4, सोम की आयु 4 वर्ष पहले यानी 36 - 4। तो जो अनुपात था 88/32 का था, 8 से डिवाइड कर दिया, 11:4 आ गया, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 मार्च 2022 के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।